वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 बायोलॉजी न्यू वर्क नेशनल बुक फाउंडेशन द सेल स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम्स, ये दो ऑर्गेनेलीज डिस्कस कर ली थी। आज हम थर्ड ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे, गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, एंड आफ्टर हिज नेम्ड द ऑर्गेनेली इज नेम्ड एज गोल्जी apparatus। इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है, ठीक है। और ये इसमें भी जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के केस में पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होती है, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर जो दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह से जो गोल्जी apparatus हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, वो भी किससे बनी हुई है, फ्लैटेंड सैक्स से बनी हुई है। और उन फ्लैटेंड सैक्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी apparatus में बहुत सारे सिस्टर्नी दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुए होते हैं, ढेर की शक्ल में हमें नजर आते हैं। और गोल्जी apparatus में एक ही चीज कॉमन है कि ये एक साइड से बनते चले जाते हैं और दूसरी साइड से ब्रेकअप होते हैं इनटू वेसिकल्स, और वो वेसिकल्स लाइसोसोम्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर ऐसे पार्टिकल्स की फॉर्म में, या फिर वो वेसिकल्स हो सकते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मींस जिन्होंने मटेरियल्स को सेल से बाहर लेकर जाना होता है, ठीक है। उन वेसिकल्स का भी काम करते हैं, ठीक है। अगर हम गोल्जी apparatus की ये डायग्राम देखें तो गोल्जी apparatus की डायग्राम में ये लेबल्स नजर आ रहे हैं, जो ये सैक्स हैं, ये जो फ्लैटेंड सैक्स इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये ढेर की शक्ल में एक दूसरे के साथ इस तरह से स्टैक हुए हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास दो फेजेस हैं। जो गोल्जी apparatus होती है इसकी दो फेसेस होती हैं, एक होती है सिस फेस, दूसरी होती है ट्रांस फेस, ठीक है। सिस फेस जो है ये कॉन्वेक्स इन शेप होती है, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप हम इसे बोलते हैं। और हम इसको ये कॉन्वेक्स फॉर्म होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। ये इसकी फॉर्मिंग फेस होती है। कॉन्वेक्स मींस कि ये इसका जो बाहर वाली जो साइड होती है वो इस तरह से बाहर को निकली हुई होती है, ठीक है। लेकिन जो इसकी ट्रांस फेस है वो क्या होती है, कॉनकेव होती है, ठीक है। मींस इसकी ये फेस अंदर की तरफ होगी, इस तरह से अंदर की, और इसकी जो फेस होगी वो क्या होगी, बाहर को निकली हुई होगी, ठीक है। इस तरह से इनको हम फेस की फॉर्म में डिफरेंस करते हैं। इसको हम कॉन्वेक्स या फिर फॉर्मिंग फेस बोलते हैं और इसको कॉनकेव या फिर मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। इससे कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस, और इसको हम ट्रांस, कॉनकेव और मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो सिस फॉर्म है उसको हम फॉर्मिंग फेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से वेसिकल्स आते हैं, यहाँ पे फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद एक गोल्जी apparatus का स्टैक बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम मैच्योरिंग फेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे ये आप लोगों को छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे होंगे, ये वेसिकल्स हैं। इन वेसिकल्स का क्या काम होता है, ये गोल्जी apparatus से मटेरियल्स या कंपाउंड्स लेकर वो किस में लेकर आते हैं, साइटोप्लाज्म में लेकर आते हैं। और वो जो वेसिकल्स होते हैं वो या लाइसोसोम्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और कोई एक्सक्रीटरी वेसिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, वेसिकल्स को सिक्रीट आउट करती है और यहाँ पे वेसिकल्स आके फ्यूज करते हैं और हमारे पास गोल्जी apparatus बनता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की फुल डिस्क्रिप्शन थी गोल्जी apparatus की। अब हम इसकी थ्योरी स्टडी कर लेते हैं। थ्योरी में आप लोग देखें तो फर्दर इनके गोल्जी apparatus के फंक्शंस डिस्कस हुआ है, ठीक है। एक फंक्शन इसका ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन, वेसिकल्स जब बनते हैं तो वो मटेरियल्स को अंदर या बाहर लेकर जाने का काम करते हैं। तो इट मींस कि ये किसका काम करते हैं, एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेल की एक साइड से दूसरी साइड पर चीजों को पैक करके मटेरियल्स को लेकर जा रहे होते हैं। और दूसरा वो क्या काम करते हैं, गोल्जी apparatus स्टोर और मॉडिफाई करते हैं मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड फॉर्म बिफोर पैकिंग इनटू वेसिकल्स के। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अब बॉडी में जब प्रोटीन्स ने जाना होता है तो वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसको पहले क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है।
तो वो जो उसकी मॉडिफिकेशन है वो कहाँ पे होती है, गोल्जी अपरेटस के अंदर होती है। ठीक है, वो गोल्जी अपरेटस थोड़ी देर के लिए वेसिकल्स को या मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर करती है, उनको अकॉर्डिंग टू फंक्शन मॉडिफाई करती है पैकिंग से पहले। ठीक है, some of these vesicles settle in cytoplasm, कुछ इनमें से जो वेसिकल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रह जाती हैं लाइक लाइसोसोम्स, और जो अदर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और सेल सिक्रीशंस की फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। ठीक है, रिलीज आउट हो जाते हैं सेल से बाहर, जो मतलब सिक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, और अपने या तो ये अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं या फिर वो मटेरियल्स होते हैं जिन्होंने एक सेल से दूसरे सेल की तरफ सिक्रीट होकर जाना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड म्यूकस are secreted in the cellulose fibers which arrange themselves to form cell wall। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एंजाइम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, म्यूकस हो गए, ये सिक्रीट हो जाते हैं और सिक्रीट होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेलुलोज फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, और सेलुलर फाइबर्स अब खुद को अरेंज करता है और क्या बनाता है, आउटसाइड द सेल सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आप लोगों के फंक्शंस थे। अगर आप इसका पहला फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन इसका क्या है, स्टोर एंड मॉडिफाई materials into finished form before packing into vesicles। वेसिकल्स जनरेट करने से पहले वो मटेरियल्स को कुछ देर अपने अंदर स्टोर करता है और मॉडिफाई करता है फिनिश्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर वो साइटोप्लाज्म, फिर वो जो वेसिकल्स हैं वो उनको सिक्रीट आउट करता है, या फिर वो या तो सेटल हो जाते हैं इन द साइटोप्लाज्म एज ऑर्गेनेल्स जैसे कि लाइसोसोम्स, या वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर क्या बना देते हैं, किस फॉर्म में निकल जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, और ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स, म्यूकस, ये सिक्रीट आउट हो जाते हैं इन द सेल, और बाहर जाकर क्या बनाते हैं, ये जो एंजाइम्स वगैरह हैं ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं, सेलुलोज फाइबर्स बनाने में, जो कि खुद को अरेंज करते हैं टू फॉर्म सेल वॉल बनाने के लिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट गोल्जी अपरेटस। इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। जो हमारे लाइसोसोम्स की ऑर्गेनेलीज हैं, नेक्स्ट वो किससे ओरिजिनेट होती हैं, गोल्जी अपरेटस से बनती है। तो नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनेली है वो क्या है, लाइसोसोम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और ये भी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल एक थैली की टाइप का होता है, और इसमें वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे लाइसोसोम्स हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं। इस वजह से जब ये गोल्जी वेसिकल से सिक्रीट आउट होते हैं तो उस वक्त इनके पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से हम बोल देंगे इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। ये जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स में, ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, एंजाइम्स आपने याद रखनी है, ये क्या है, एक्चुअली प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स कहाँ पे अटैच हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर। ठीक है, तो एंजाइम जो राइबोसोम्स में आते हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। और फिर जो गोल्जी अपरेटस है उनको कुछ देर के लिए अपने अंदर स्टोर करता है, उनको मॉडिफाई करता है और फिर वहां से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, lysosomes are then burned off from Golgi apparatus with their processed enzymes। जब एंजाइम्स की प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो चुकी होती है तो उसके बाद गोल्जी अपरेटस उनको क्या कर देता है, बर्न ऑफ कर देता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे से मोतियों की शक्ल में उनको वहां से रिमूव कर देता है। ठीक है, अब अगर हम एंजाइम्स, अभी मैंने बोला कि जो लाइसोसोम्स है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में जो हमारे पास डाइजेशन है वो दो तरह की होती है, एक पिनोसाइटोसिस और दूसरी क्या है, फैगोसाइटोसिस। पिनो मींस लिक्विड। ठीक है, इसमें जो वर्ड पिनो है उसका मतलब है लिक्विड, और साइटोसिस मींस ब्रेकडाउन, और फैगो मींस सॉलिड और साइटोसिस मींस ब्रेकडाउन। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है जिसमें फ्लूइड कंटेनिंग डिसॉल्व्ड मिनरल्स वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, और फैगोसाइटोसिस वो है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन होती है और वो उनमें से कुछ जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो सेल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं और जो यूजफुल नहीं होते वो सेल से बाहर स्क्रीट आउट कर दिए जाते हैं। तो ये टर्म आप लोगों को सिर्फ अवेयर करने के लिए बोला गया था कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, जैसे लाइसोसोम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका मकसद ही सेलुलर डाइजेशन है, उसमें डाइजेशन दो तरह की होती है, तो ये टर्म्स आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। तो ये आप लोग अपने माइंड में बिठा लें ऊपर। ठीक है,
एंडोसाइटोसिस इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है और एक्सोसाइटोसिस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। एंडोसाइटोसिस में विद इन द सेल ही डाइजेशन हो रही होती है, मतलब जैसे सेल की अपनी ही ऑर्गेनली डैमेज हो चुकी है और वो वहां से उसको रिमूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त जो लाइसोसोम होगा वो क्या करेगा, जैसे अब ये डायग्राम देखें, डायग्राम में ये सेल की अपनी ही ऑर्गेनली है, ठीक है। लाइसोसोम्स एंगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनली के सेल की जो अपनी ही ऑर्गेनली है वो इस हद तक डैमेज हो जाती है कि वो रिपेयर नहीं की जा सकती। तो फिर लाइसोसोम का क्या काम है कि वो सेल की अपनी ही ऑर्गेनली को एंगल्फ कर देता है, अपनी ही ऑर्गेनली को ईट अप कर देता है। ये डाइजेशन होती है और डाइजेशन के बाद जो यूजफुल कंपोनेंट्स है वो सेल में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह से वेजिकल्स की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और वहां से बाहर रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें सेल अपनी ही ऑर्गेनली को खा लेता है, अपनी ऑर्गेनली को डाइजेस्ट कर देता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मींस सेल्फ ईटिंग, ठीक है। ऑटोफैगी का दूसरा मतलब क्या है, सेल्फ ईटिंग, के खुद ही की ऑर्गेनलीज को वो खा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लाइसोसोम का जो फंक्शन है वो क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। इस प्रोसेस में जो लाइसोसोम मटेरियल डाइजेस्ट करता है वो सेल से लेता है फ्रॉम आउटसाइड एज फूड वैक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जिसने चीज डाइजेस्ट करनी है, ये फूड वैक्यूल सेल के अंदर आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया, अंदर चला गया, वहां से उसके लिए एक कवरिंग बन गई और वो कवरिंग बनने के बाद वो क्या बन गया, अब ग्रीन कलर का फूड वैक्यूल है, उसके ऊपर जो ब्लू पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये इसकी कवरिंग है। तो इस कवरिंग के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। फिर ये फूड वैक्यूल जब बन जाएगा तो फूड वैक्यूल के साथ क्या आएगा, लाइसोसोम आएगा। लाइसोसोम में क्योंकि क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज करेगा, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड वैक्यूल को देगा और इसकी डाइजेशन होगी। और डाइजेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फूड के वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो रिमेनिंग है वो जैसे सेल आया था, जैसे वो फूड पार्टिकल लेकर आया था, इसी तरह जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों का ऑटोफैगी का प्रोसेस और डाइजेशन का प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जो भी फूड वैक्यूल है, फूड जो बाहर आता है वो सेल के अंदर एज फूड वैक्यूल जाता है। लाइसोसोम फिर फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करता है और फ्यूज मींस कि उसकी जो यहाँ मेम्ब्रेन बनी है उसको वो डिसॉल्व कर लेता है, उसको खत्म करता है। खत्म करने के बाद वो एक्सपोज हो जाती है और एक्सपोज होने के बाद जो अपने एंजाइम्स है वो उसमें सिक्रीट आउट कर देता है। सिक्रीट करने के बाद वो सारे एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का इंट्रासेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस था। नेक्स्ट आप लोगों का ऑटोफैगी है। ऑटोफैगी में आपको बता चुकी हूँ, जो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है इसको हम ऑटोफैगी बोलते हैं। इसमें लाइसोसोम क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं अनवांटेड सेल ऑर्गेनेलीज। अनवांटेड सेल ऑर्गेनेलीज या वो ऑर्गेनेलीज जो डैमेज हो चुकी हैं, ठीक है, डैमेज हो चुकी हैं और इस हद तक डैमेज हो चुकी हैं कि दैट कैन नॉट बी रिपेयर, हम उनको रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की डाइजेशन को या इस तरह की ईटिंग को, सेल की ईटिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में जितनी भी एनर्जी है वो अपने अंदर स्टोर करती है और फिर सेल अपने फंक्शन के लिए जो एनर्जी है वो यहाँ से डिराइव करते हैं, यहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। एनर्जी जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वो रिएक्शन नहीं हो सकते। इवन अगर हम इकोसिस्टम सेल से लेकर अगर हम इकोसिस्टम देखें तो इकोसिस्टम में भी जैसे हम कहते हैं कि पौधे जो है वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, अपनी सनलाइट और एनवायरनमेंट से ऑब्टेन कर रहे हैं। इसी तरह से सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो जितने भी सिस्टम्स हैं सेल से लेकर इकोसिस्टम तक वो सारे के सारे
क्या है, एनर्जी रिक्वायर करते हैं अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सेल अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स है इन अ प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेलुलर लेवल पे होती है और सेल के अंदर जब रेस्पायरेशन होती है तो ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड जो हमारे पास मोस्टली क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड जो मोस्टली हमारे पास होता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन के बाद वहां से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल में, ठीक है। अब रेस्पायरेशन हमारे पास दो तरह की होती हैं। अगर वो एनर्जी रिक्वायरिंग है, मतलब रेस्पायरेशन के दौरान अगर वो ऑक्सीजन रिक्वायर कर रहा है तो फिर उस तरह की रेस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन। और अगर वो रेस्पायरेशन के दौरान उसे किसी किस्म की एनर्जी किसी किस्म की ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो यहाँ से दो टर्म्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक है एरोबिक रेस्पायरेशन, the process of respiration that occurs in the presence of oxygen, और anaerobic respiration, the process of respiration that occurs in the absence of oxygen। दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है लेकिन इसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और इसमें हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको आने चाहिए। और नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, मैं आपको बता चुकी हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, ये कह रही है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स की ऑर्गेनेल्स हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल जो एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, मींस रेस्पायर करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है, ठीक है। बाकी अभी तक हमने जितनी भी ऑर्गेनेल्स पढ़ी हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी, जिनमें से राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेल थी जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड थी, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से स्मूथ होती है जो मैंने ड्रॉ की है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसमें इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, ठीक है। जो आउटर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये एरिया इंक्रीज करते हैं एरिया ऑफ रेस्पिरेशन, सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो इसके अंदर फ्लूइड होता है, ये जो आप लोगों को इसमें एक आपको ब्राउन पोर्शन नजर आ रहा है, एक आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है। जो व्हाइट पोर्शन है वो फ्लूइड है और फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो फ्लूइड पोर्शन है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। जब भी किसी चीज में डीएनए होता है तो उसमें एबिलिटी है कि वो खुद से रेप्लिकेट करे और अपनी ही जैसी ऑर्गेनेली बना दे। तो इसमें अपने राइबोसोम्स होते हैं, अपना डीएनए होता है, तो इसमें पूरी एबिलिटी है कि ये क्या करे, मल्टीप्लाई करे और अपने ही जैसे बहुत सारे सेल्स बना सके, ठीक है। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसे अपने अंदर स्टोर करते हैं। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन मींस वो रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, उस दौरान इसमें जो एटीपी जनरेट होती है वो इसके अंदर स्टोर होती है और स्टोर होने के बाद स्टोर करती है, और वो एनर्जी जो स्टोर फॉर्म में होती है वो डिफरेंट सेल प्रोसेसेस में सेल यूटिलाइज कर लेता है। इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है जिसकी बेस पे ये मल्टीप्लाई करता है विद इन द सेल एट देयर ओन, खुद ही से ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ये हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है वो हमारे पास हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं ये जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में जैसे प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, इनमें ये प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, इसी तरह से प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं। प्लांट्स और एल्गीज में पाए जाते हैं, और हमारे पास प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पहला क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ये क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को कैप्चर करके और वाटर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है, ठीक है। जिसके जरिए प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो प्लांट का हर वो पार्ट जो ग्रीन इन कलर में होता है, इसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्योंकि प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ओवल इन स्ट्रक्चर है। इसमें भी ये
प्लास्टिड्स क्या होती हैं, डबल मेम्ब्रेनस है, तो क्लोरोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है, तो उसकी भी कितनी मेम्ब्रेन्स होंगी, 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, और जो कि क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप बना रहे होते हैं, ठीक है। इनका भी राइबोसोम, इनका भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना राइबोसोम से डीएनए है जो खुद ही से मल्टीप्लाई करता है और अपनी जैसे नई ऑर्गेनेल्स बना देता है। और इसमें सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, दे हैव अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन्स जो हैं, ये जो साइड मेम्ब्रेन्स हैं, इनमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल और दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और इनके अंदर होलो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इन कॉइन्स को हम क्या बोलते हैं, अच्छा जी, इसमें होलो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स, ठीक है। थैलाकॉइड्स, हाँ थैलाकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो थैलाकॉइड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ढेर की शक्ल में स्टैक हुए होते हैं, ठीक है, स्टैक हुए होते हैं। इसको जो एक स्टैक होता है थैलाकॉइड का, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम सिंगुलर है, जो बहुत सारे इस तरह से अगर हम ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से बहुत सारे ग्रेनम मौजूद होते हैं, तो जो प्लूरल है ग्रेनम का वो है ग्रेना, ठीक है। ग्रेनम का प्लूरल क्या है, ग्रेना। और इनको इन जो ग्रेनम है उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक और थैलाकॉइड मौजूद होता है, और उस थैलाकॉइड को हम क्या बोलते हैं, इंटरग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इंटरग्रेना, ठीक है। तो ये आप लोगों का थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर था। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स में मौजूद होते हैं, जिसमें जो क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से बनी हुई होती हैं, और जो होलो कॉइन लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। मैनी थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं, वो ग्रेनम कहलाता है। कुछ थैलाकॉइड्स ऐसे होते हैं जो ग्रेनम को आपस में, एडजेसेंट ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, इंटरग्रेना कहलाता है। इसी तरह जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोला था कि जो यहाँ पे व्हाइटिश फ्लूइड लाइक पोर्शन है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट का ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है फ्लूइड का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसका जो फ्लूइड पोर्शन है वो स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के जरिए फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, ये इसका फंक्शन है। और जो फोटोसिंथेसिस है उसके 2 फेजेस हैं, ठीक है। एक लाइट डिपेंडेंट फेज है, एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। लाइट डिपेंडेंट फेज के लिए लाइट का होना मस्ट है, वो उसके लिए ज़रूरी है कि लाइट मौजूद हो तभी वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। और लाइट इंडिपेंडेंट फेज वो फेज है जो लाइट की मौजूदगी में भी प्रोसीड हो सकती है और लाइट की गैर मौजूदगी में भी कैरी ऑन हो सकती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है। ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स किसकी वजह से होता है जी, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और अदर देन ग्रीन कलर जो प्लांट का होता है वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और उसमें क्या रहते हैं, रेड, पिंक, येलो, ब्लू, पर्पल एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर हम रेड ग्रीन कलर्स देखें तो ये प्लांट के फ्लावर्स में पाई जाती हैं और फ्लावर्स की पेटल्स में पाई जाती हैं। और उनमें कलरफुल जो कलर्स हैं वो असल में इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। जो फ्लावर की पेटल का कलर है वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब वो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स उसके करीब आएंगे और उसके साथ पोलन उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे, पोलन्स उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। जो जब दूसरे फ्लावर्स पे जाते हैं तो वहां पे वो पोलन गिर जाते हैं। इस तरह से ये जो इंसेक्ट्स हैं वो पौधे की पोलिनेशन करवाते हैं, ठीक है, पोलिनेशन का बायस बनते हैं। तो जो कलर फ्लावर के जो पेटल्स हैं उनका कलर इस तरह से होता है कि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट्स उसकी पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा ये राइपन फ्रूट, जो पके हुए फल होते हैं जैसे आम हो गया, बनाना हो गया, गावा हो गया, इन सब अनार हो गए, ये क्या है, राइप होने के बाद जब पक जाते हैं तो इनका कलर इनका एक डेफिनेट कलर हो जाता है, ठीक है। तो वो जो कलर है वो भी किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और जो फ्रूट्स का कलर होता है वो एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एनिमल्स जब उनको खाते हैं तो वो खा के जब एक्सक्रीट आउट करते हैं तो
सीड के डिस्पर्सल का बायस बनता है, मतलब एक पौधे के बीज जो है वो दूसरी जगहों तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यू प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है। इस तरह से सीड की जो डिस्पर्सल का सोर्स है वो क्या है, एनिमल्स बनते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन का सोर्स इंसेक्ट बनते हैं और सीड डिस्पर्सल का सोर्स एनिमल्स बनते हैं। ये आप लोगों की क्रोमोप्लास्ट से रिलेटेड थी। नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये नॉन पिगमेंटेड प्लास्ट है, मतलब इसमें किसी किस्म का कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स थे, वो क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट्स थे और क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिक है। इसमें किसी किस्म के कोई प्लास्टिड नहीं होते। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड, वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, फूड स्टोरिंग ऑर्गेनेल है, फूड को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। और फूड मोस्टली कहाँ पर स्टोर होता है, रूट्स, बल्ब्स, जैसे अनियन के केस में बल्ब्स होती हैं, रूट्स जैसे रेडिश हो गई, कैरेट हो गई, टर्निप हो गया, चकंदर, ये सारी क्या है, रूट्स हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर कर रही हैं। इसके अलावा बल्ब्स में आप लोग अनियन आ जाते हैं। ट्यूबर्स देखें तो ट्यूबर्स आपके पोटैटो में, पोटैटो जो है ये ट्यूबर रूट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, सही है। और फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। दिस वाज अबाउट ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे हमारा प्लास्टिक्स का टॉपिक क्या हो गया, कवर हो चुका है। और प्लास्टिक का टॉपिक इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया इनकी डायग्राम्स बनाने के लिए आ सकती हैं, तो आप लोगों ने इनकी डायग्राम्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है जो और इसमें ये किसी भी फ्लूइड से फिल्ड होता है, मोस्टली वाटर, और उसमें डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो है वो फ्लूइड फिल्ड मटेरियल बना रही होती हैं वैक्यूल का, ठीक है। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल में बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, सही है, जो बिखरे हुए होते हैं इन द सेल, और ये टेम्पोररीली मींस आर्जी वक्त के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद ये किसी भी, जैसे बाहर से अगर कोई फूड पार्टिकल आ रहा है तो उसको अपने अंदर लेके फूड वैक्यूल बना देंगे, जो लाइसोसोम से फ्यूज करेगा और उसकी डाइजेशन होगी, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। मींस जो वैक्यूल था वो टेम्पोररी था, यूज होने के बाद उसका वो खत्म हो गया, ठीक है। फूड जो वैक्यूल्स होती हैं इनमें वाटर भी हो सकता है, फूड सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा और स्पॉन्जीज हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं which collect and pump out extra water and other wastes, ठीक है। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल एक ही तरह की चीजें होती हैं। जो फूड वैक्यूल जो है वो क्या है, मतलब उनमें फूड स्टोर हुआ होता है जो हम डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो भी इसी तरह होते हैं, लेकिन उनमें डाइजेस्टेड मटेरियल मौजूद होता है जो अनवांटेड मटेरियल होता है। मतलब डाइजेशन के बाद जो ऐसा मटेरियल जो अनवांटेड हो, सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट होना हो, वो फूड वैक्यूल में रह जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर और अदर वेस्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स जो है वो फूड फॉर्मिंग वैक्यूल्स को इंजेस्ट करते हैं विच इज डाइजेस्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स आल्सो स्टोर फूड, जो फूड वैक्यूल्स है वो फूड भी स्टोर करते हैं, ठीक है। आपने दो तरह के वैक्यूल्स यहाँ पढ़ी हैं। एनिमल वैक्यूल्स अगर हम देखें तो वो बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो इनकी टेम्पररी एग्जिस्टेंस होती है, वो अपने अंदर वाटर और फूड सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। लेकिन जो फ्रेश वाटर और अमीबा है उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल होता है जिसने अपने अंदर एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है। और उसमें सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट होना होता है। और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो क्या इंजेस्ट करते हैं, फूड वैक्यूल इंजेस्ट करते हैं। और फूड वैक्यूल जो है उनमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन होती है उनके सिंपलर सब्सटेंसेस में, और देन दे आर अब्सॉर्ब्ड बाय सेल। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो जब उसमें एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल रह जाता है तब वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट वैक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट सेल्स हैं। प्लांट सेल में जो
वैक्यूल है वो आप लोग अगर देखें तो ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में एक ही बड़ा क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, और सेंट्रल जो अपने अंदर वाटर स्टोर करता है, डिजोल्व मटेरियल स्टोर करता है और प्लांट को टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है, और उस टर्गर प्रेशर के बायस ये सेल जो है वो रिजिड रहता है, ठीक है, और वो सेल की जो रिजिडिटी है वो उसे प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इट इज फाउंड, ये बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल जब आपस में फ्यूज होते हैं तो एक हमारे पास प्लांट सेल का बड़ा सारा वैक्यूल बनता है जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये वैक्यूल है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट, और उसके अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन उसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। लिक्विड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल सैप। तो ये दो चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और जो उसकी उसमें लिक्विड टाइप सब्सटेंस है उसको हम सेल सैप बोलते हैं, ठीक है। सेल सैप में सेल सैप अगर हम देखें तो उसमें वाटर मौजूद है, बहुत सारे डिजोल्व मटेरियल्स मौजूद हैं जैसे कि मिनरल, ठीक है। सेल सैप अगर हम देखें तो सेल सैप में मिनरल्स, सॉल्ट्स हैं, शुगर्स हैं और अमाइनो एसिड्स वगैरह मौजूद हैं, और इनके ये क्या है, डिजोल्व फॉर्म में मौजूद है सेल सैप के अंदर, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो ये सपोर्ट करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। वैक्यूल का फंक्शन देखें तो ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। जो प्राइमरी रोल ऑफ वैक्यूल है प्लांट सेल वो क्या है, सबसे जो बेसिक रोल वैक्यूल प्लांट में प्ले करता है वो क्या है कि वो टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है विद इन द सेल, ठीक है। और टर्गर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, है कि इसमें जो फ्लूइड फिल हुआ होता है, ठीक है, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड फिल है वो उसकी वॉल्स के ऊपर क्या एग्जर्ट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, और इसकी वजह से ये सेल को एक प्रॉपर शेप देता है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड इसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। और ये प्रेशर किसका बायस बनता है, टू प्रोवाइड शेप टू द सेल, ठीक है, शेप टू द सेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आप लोगों का वैक्यूल्स के बारे में था। वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और इसके अंदर जो मिनरल्स और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम सेल सैप बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है प्लांट में वो क्या है, इज टू मेंटेन टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मेंटेन करना इसका वाहिद काम है, ठीक है। ये आप लोगों का वैक्यूल से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट ऑर्गेनली आप लोगों की सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आया है, अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन का बायस है कि मैं मज़ीद भी आप लोगों के लिए काम करूं और इससे बेहतर कर सकूं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।